हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का ये चौथा लेक्चर है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आज हम जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छे से देखेंगे, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तन जो है उसके कारण क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, अर्थात हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर जो एक वायुमंडलीय आवरण पाया जाता है, जो उनमें गैसें पाई जाती हैं उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। वह हमारी पृथ्वी पर रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। जब प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो वो उनको धीरे धीरे नीचे की ओर आने देती हैं और फिर उसी गति से वो वापस भेजती हैं। तो यह न बहुत अधिक गर्म हो पाता है अचानक से, न बहुत अधिक ठंडा होता है अचानक से। लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है या उनकी क्षमता से अधिक हो जाती है तो वह जलवायु परिवर्तन का कार्य करती हैं। आगे हो ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी अर्थात हानिकारक विकिरणों को रोकता है, अवशोषित कर लेता है। और प्रदूषण, कल कारखानों से निकले धुएं और गंदगी, ये सब प्रदूषण के कारण हैं। आगे है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो जोसेफ फॉरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, जोसेफ फॉरियर ने। आगे है किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है। उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर, अर्थात यदि कोई गैस का अणु है उसकी बहुत अधिक तापमान ग्रहण करने की क्षमता हो और वो वायुमंडल में लंबे समय तक रहे, तो उसे हम ग्रहण करने की जो बहुत अधिक ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो दक्षता हो गई। और वो जो लंबे समय तक रह रहा है उसे ही वहाँ का जीवन काल कहते हैं। इसीलिए जलवायु परिवर्तन होता है, अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इन्हीं कारणों से होता है। अगर कम समय के लिए हो तो शायद उतना ना हो। आगे देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो वह सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती है। तो जलवाष्प, क्योंकि हम जानते हैं कि जल की क्वालिटी क्या होती है, तो बहुत धीरे धीरे गर्म भी होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा आवरण का कार्य करता है जो तापमान को न बहुत अधिक बढ़ने देता है न बहुत अधिक कम होने देता है। और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। जलवाष्प तो किसी कारखानों से नहीं छोड़ा जाता ना, तो इसीलिए यह प्राकृतिक रूप से है, सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। आगे वर्ष 2015 की पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। तो पेरिस समझौता कब आया, 2015 में। इसमें लक्ष्य रखा गया कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करेंगे। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक, अर्थात हम ये जो जिसमें रह रहे हैं उसके अंत तक, और औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व, अर्थात जब औद्योगिकरण हो उससे पूर्व के स्तर में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ही तापमान बढ़े। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ। 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, वर्ष 1997 में। और प्रभावी कब हुआ, 2005 से। आगे है वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। भंगुर का अर्थ है वह बहुत ज़्यादा स्थैतिक नहीं है, थोड़े परिवर्तन से उस पर प्रभाव पड़ता है। तो वह आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वायुमंडलीय तापन से। आगे है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल पर क्या क्यों बढ़ता है, अर्थात जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल में तापमान क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य से आने वाली विकिरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, इसीलिए तापमान बढ़ जाता है। आगे है
मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? अर्थात प्राकृतिक रूप से मीथेन कहाँ कहाँ उत्सर्जित होता है? तो आर्द्रभूमि जिन्हें वेटलैंड्स कहते हैं, समुद्र, ओशियन, हाइड्रेटेड स्थान अर्थात जहाँ नमी हो, और जैसे हम दलदली भूमि भी कहते हैं, जैसे धान का खेत, धान की जड़ों से मीथेन गैस निकलती है क्योंकि वहाँ पानी बहुत अधिक भरा होता है। आर्द्र भूमि या जहाँ दलदली भूमि हो, हाइड्रेटेड जहाँ नमी अधिक हो। आगे है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? ये जो ग्रीन हाउस के लिए प्रोटोकॉल बना है वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड वाइड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात WRI और WBCSD के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विकसित किया गया। आगे देखते हैं वैश्विक तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो अल्जीरिया में, ब्राज़ील में और केनिया अर्थात अफ्रीका में 2, दक्षिण अमेरिका में 1, ब्राज़ील। यहाँ से वायुमंडलीय जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उसकी निगरानी रखता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? आई स्कोर से। क्रायोजेनिक का अर्थ क्या होता है कि चरम स्थिति, चाहे तापमान बहुत कम हो जाए चाहे तापमान बहुत अधिक हो जाए, तो ये जो चरम स्थिति होती है उसे हम क्रायोजेनिक कहते हैं। जैसे तापमान ऐसे आई स्कोर का तापमान इतना कम हो जाता है कि तापमान इससे नीचे हो ही नहीं सकता, इसे हम क्रायोजेनिक संकेत कहते हैं। आगे है देखते हैं यहाँ पे है कि हिम तत्व जिसे हम आई स्कोर कहते हैं किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है, यह बेलनाकार नमूना होता है। तो याद रखिएगा कि जो ग्लेशियर से वो नीचे से निकाला जाता है। आगे देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक होती हैं? अर्थात कौन सी ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा मृदा की क्वालिटी में वृद्धि होती है? तो वह है समोच्चवाद, अनुपद सस्य एवं शून्य जुताई। जैसे हम देखते हैं समोच्चवाद का अर्थ होगा कि जैसे कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ ऊंचाई यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे उससे कम है, तो पानी बहते हुए ऐसे नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर एक ऐसे बांध बना दिया जाए मेड़नुमा ऊंचा ऊंचा, तो न यहाँ का मिट्टी पानी नीचे आएगा न ऊपर का ऐसे नीचे आएगा। और तो ये जो एक बांध बना है इसे ही हम समोच्च बांध कहते हैं। इसके द्वारा मिट्टी में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरीके से हम ऐसी फसल उगाते हैं जहाँ पे मिट्टी का संरक्षण हो सके, जैसे दलहनी फसल बो के हम नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ोतरी कर देते हैं। शून्य जुताई करते हैं अर्थात जुताई कम करते हैं ताकि मिट्टी उड़े ना। आगे देखते हैं, या फिर बह ना जाए। आगे है किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया? यहाँ पे बात हो रही है कि एक फंड बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस जलवायु के लिए कार्य करेगा। यह कानकुन सम्मेलन जो कि मैक्सिको में हुआ था 2010 में, उसमें कहा गया कि एक फंड बनेगा जिसके द्वारा विकासशील देशों को फंड दिया जाएगा। आगे है किसी जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? जो हमने अभी देखा ना कानकुन में 2010 में ग्रीन हाउस कोष बना, उसमें यह है कि यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसका अर्थ यह हुआ यदि किसी महासागर का जो प्लैंकटन है, जैसे बड़ा सा महासागर है तो इसके ऊपर एक ऐसे पादप प्लवक तैरते रहते हैं, अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो जो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कार्बन को जो सोखता है महासागर वो समाप्त हो जाएगा और जो महासागर की खाद्य श्रृंखला है वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो महासागरों के प्लवक हैं, ऐसा
प्रभाव इसका होता है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं वो उतना कार्बन को सिंक नहीं करेंगे, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेंगे जितना ये पादप प्लॉग करते हैं, जो कि महासागरों में पाए जाते हैं। आगे है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 1979 में। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं, कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रश्न को या प्रभाव को दर्शाती हैं? वैश्विक तापन को कौन दर्शाती हैं? तो हिमानी का पिघलना, जब जैसे हिमानियाँ पिघलती हैं तो वो इससे वो लक्षण है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग इतना अधिक हो गया कि बर्फ भी पिघलने लगी। तो वह हिमानी का पिघलना, सागरीय जल तल में उत्थान, अर्थात जब बर्फ पिघलेगा तो ये जल महासागरों में जाएगा और महासागर का जल तल ऊपर उठ जाएगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, जब ठंडी पड़नी चाहिए तो ठंडी नहीं पड़ती, जब वर्षा होनी चाहिए उस समय तो उतनी बारिश नहीं होती है। तो ये जो दशाओं में परिवर्तन हो रहा है मौसमी रूप से, ये आगे चल के वैश्विक तापन का कारण बन जाता है, अर्थात जलवायु परिवर्तन का रूप धारण कर लेता है। वैश्विक तापन में वृद्धि आदि, जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आगे है, वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित की गई? ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो अल्पाइन ग्लेशियर है उसके पिघलने से दो देशों की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित की गई, वो है इटली और स्विट्जरलैंड। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे है, ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थात अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय रात में 8:30 बजे से 9 बजे तक बत्तियां बुझा दी जाती हैं और 2021 में यह 27 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर के रूप में मनाया गया था। यह 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। तो कभी याद रखिएगा कि अर्थ आवर कौन आयोजित करता है? तो WWF। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह 2021 में इसकी थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। आगे है यहाँ पे, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रकट की? अर्थात इन्होंने सहमति कब दी जो दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल की प्रतिबद्धता थी? तो 2017 में 8 अगस्त को। तो याद रखिएगा। आगे है, IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1990 में। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, तो पहली कब जारी हुई थी? 1990 में। यहाँ एक फैक्ट है, भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित कर देता है। कार्बन निगेटिव का अर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए 20 यूनिट पूरे देश ने कार्बन को उत्सर्जित किया और सोखा कितना? तो 30 यूनिट। तो जो ये 20 यूनिट तो अपना सोख है, 10 यूनिट इन्होंने एक्स्ट्रा किया, तो उसे ही ये कार्बन निगेटिव कहते हैं। अर्थात जितना बढ़ा था, बढ़ना तो ख़त्म ही हो गया, प्लस 10 यूनिट और भी माइनस हो गया। तो यह प्रतिवर्ष होता है, जो कि भूटान में होता है सरप्लस कार्बन को सोखने वाला जो वायुमंडल है। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।